हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने वैदिक एज कंप्लीट किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक एज देयर इमर्ज्ड अ रिएक्शन अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेंस। सो प्रीस्टली डोमिनेंस के अगेंस्ट लोगों के अंदर एक रिएक्शन पैदा हुआ। एक वो रीज़न था। उसके साथ बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स। सो परमानेंट सेटलमेंट्स की स्टार्टिंग होनी शुरू हो गई थी। There was excess of agriculture produced because agriculture was the main economic activity in the later Vedic age. उसके साथ में रेगुलर टैक्सेशन और एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन। सो इन सभी फैक्टर्स की वजह से देयर इमर्ज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद, दैट इज स्मॉल टेरिटोरियल स्टेट्स। और उसके बाद ओवर द टाइम इनमें से कुछ जनपद जो थे वो पावरफुल और लार्जर किंगडम्स में कन्वर्ट हो गए। दे वर नोन एज महाजनपद। तो आज हम लोग महाजनपद का टॉपिक पढ़ेंगे। सो महाजनपद जो पीरियड है दैट extends from 600 to 300 BCE. So there was the beginning of the concept of large kingdoms which were known as Mahajanpad. So छोटे किंगडम से अब लार्जर किंगडम्स बनने लगी और वो परमानेंट सेटलमेंट्स थी। Now what are the literary sources of महाजनपद एज? Now literary sources में हम लोगों के पास एपिक्स हैं लाइक महाभारत एंड रामायण। उसके बाद पुराण्स हैं, धर्मशास्त्र हैं और एक बुक है अष्टाध्यायी बाय पाणिनि। सो पाणिनि वॉज अ ग्रामेरियन। तो उसकी एक बुक थी अष्टाध्यायी जिसमें महाजनपद टाइम पीरियड के सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा हम लोगों के पास बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें आती हैं जातक स्टोरीज, त्रिपिटक जिसमें आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और साथ में थेरी गाथा एंड थेरा गाथा। उसके साथ में जैन लिटरेचर था, फॉर एग्जाम्पल भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन एट्सेट्रा। सो ये सोर्सेज थे जिससे हमें महाजनपद पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो नाउ एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी देयर वर मेनी जनपद्स जो स्मॉलर किंगडम्स थे। अल्टीमेटली उसमें से 16 महाजनपद्स दे इमर्ज्ड। सो दीज लार्जर टेरिटोरियल किंगडम्स इमर्ज्ड एंड दे वर 16 इन नंबर। सो इस मैप में हम लोग देख सकते हैं देयर वर 16 महाजनपद्स। नॉर्दर्न मोस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक ये स्प्रेड कर रहे थे, नीचे टिल द कृष्णा गोदावरी बेसिन तक, एंड ईस्ट साइड में टिल बंगाल तक ये एक्सटेंड कर रहे थे। सो ये पूरा एरिया जो था महाजनपद एरिया था। इसमें से हमारे पास 16 महाजनपद थे जिनके नाम है कंबोज, गांधार, हस्तिनापुर। कुरु वॉज द महाजनपद और हस्तिनापुर उसकी कैपिटल थी। पंचाल, कोसाला, मल्ला, वृज्जी, अंग, मगध, काशी, कौशंबी, चेदी और छेदी, अवंती, मत्स्य एंड शूरसेना। तो ये 16 महाजनपद थे। नाउ इनके बारे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे ब्रीफली। सो फर्स्ट वन इज, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिखा है। सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम ए अस्माका और असाका, जो कि सिचुएटेड है नियर गोदावरी बेसिन, गोदावरी के बैंक्स पे। इसकी कैपिटल थी पोटाली और पोदाना एंड द एंशियंट टाउन ऑफ प्रतिस्थाना। प्रतिस्थाना की जो एंशियंट टाउन थी वो इसके पास में लोकेटेड थी। द सेकेंड वन इज अंग। ये रिवर चंपा के किनारे पे है इन बिहार और इसकी कैपिटल भी चंपा ही थी। देन कम्स अवंती। अवंती जो थी वो इट वॉज रूल्ड बाय प्रद्योत डायनेस्टी एंड इसकी कैपिटल थी उज्जैनी एंड महिष्मती वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर इन दैट। उसके बाद आ गई सेदी जो बुंदेलखंड रीजन में थी और इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती और सूथीवटी नगर। देन इज गांधार जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान के एरिया में है और इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। कंबोज, इट वॉज लोकेटेड इन द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसकी कैपिटल थी रायपुर। देन कम्स काशी जो कि रिवर वरुण एंड आसी के बैंक पे है और इसकी कैपिटल थी वाराणसी। देन कम्स कोशाला जो रिवर सरयू के किनारे पे है, उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती और श्रावसी।
और इसका इंपॉर्टेंट सेंटर था अयोध्या। देन कम्स कुरु। नाउ कुरु वो महाजनपद था जहाँ से युधिष्ठिर बिलोंग करता था। सो युधिष्ठिर बिलोंग टू दिस क्लैन और इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। मगध ये पटना रीजन के अराउंड है बिहार में, और ये एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल महाजनपद के रूप में इमर्ज हुआ था। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र एंड राजगीर। सो आफ्टर मगध वी हैव मल्ला। उसकी कैपिटल थी कुशीनारा और कुशीनगर, और ये वो प्लेस थी जहाँ पे गौतम बुद्ध पास्ट अवे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मत्स्य, जो कि राजस्थान में है अराउंड जयपुर, अलवर, भरतपुर रीजन में, और इसकी कैपिटल थी विराटनगर। देन कम्स पंचाल, जो रिवर गंगा के किनारे पे है। उसकी कैपिटल थी कंपिल्या या अहिछत्र, और इम्पॉर्टेंट सेंटर था इसका कन्याकुब्जा और कन्नौज। देन शूरसेना, उसकी कैपिटल थी मथुरा। वज्जी और वृजी, इसकी कैपिटल थी वैशाली। और इसका जो मोस्ट पावरफुल क्लैन था दैट वाज लिच्छवी। सो व्रजी में काफ़ी सारे क्लैन्स थे, उसमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था दैट वाज लिच्छवी। एंड द लास्ट वन इज वत्स, जिसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। सो दीज वर द 16 महाजनपद्स ऑफ दैट टाइम, और यहाँ पे मैप में हम लोग इनकी लोकेशन देख सकते हैं। सो मोस्टली दे वर अराउंड द गंगा यमुना प्लेन्स। सो इस रीजन में, और सेंट्रल इंडिया रीजन में, नॉर्दर्न इंडिया रीजन में और ईस्टर्न इंडिया रीजन में हमें देखने को मिलते हैं मेनली। बाकी और भी कई सारे जनपद थे, बट महाजनपद जो बड़े टेरिटोरियल किंगडम्स थे वो 16 इन नंबर थे उस टाइम पे, जिनका हमें रिकॉर्ड मिलता है। नाउ व्हाई मगध इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। हमने पढ़ा अभी कि 16 महाजनपद थे, बट उनमें से जो मगध था वो सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में इमर्ज हुआ ना। उसके क्या क्या रीजन थे? सो although Kosala, Vats and Avanti, they were also very powerful. However, Magad emerged out as the most powerful Mahajanpad due to the following factors. Now, the first one is geographical advantage. मगध के पास में क्या geographical advantage थी? That was its strategic location. So ये fertile गंगा plains में located था, जहाँ पे agriculture और trade काफ़ी अच्छे से हो सकता था। साथ में यहाँ पे abundance of resources भी थी। फॉर एग्जाम्पल आयरन यहाँ पे abundance में था, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन को भी सपोर्ट किया जा सकता था। साथ में जो इसकी कैपिटल सिटीज थी लाइक राजगृह एंड पाटलिपुत्र, उनकी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, बिकॉज दे वर सराउंडेड बाय रिवर्स एंड हिल्स, तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। सो ऑल दिस एडेड टू द पावर ऑफ मगध। सो दीज वर द जोग्राफिकल रीजन्स। नाउ वी कम ऑन टू द रिच नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे, मिनरल्स मिलते थे लाइक आयरन, तो दे वर क्रूशल फॉर वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर में टूल्स यूज़ होते थे। सो इसकी वजह से यहाँ पे मगध में एक सिग्निफिकेंट एज मिल गया मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में। सो इनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग थी। देन कम्स द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। सो मगध के जो रूलर्स थे वो पावरफुल थे, एम्बिशियस थे और प्रेगमेटिक अप्रोच में थे, पॉजिटिव अप्रोच में थे, काफ़ी टॉलरेंट थे, और उनका मिलिट्री माइट भी काफ़ी अच्छा था। फॉर एग्जाम्पल बिम्बिसार एंड हिज सन अजातशत्रु, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। सो इनकी जो कैपेसिटी थी टू कंसोलिडेट पावर, इनकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरी अपने कंट्रोल में कर ली थी, और मगध जो था वो इमर्ज किया एज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल महाजनपद। द नेक्स्ट रीज़न इज मिलिट्री स्ट्रेंथ। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे आयरन काफ़ी अबंडेंस में अवेलेबल था, तो मिलिट्री को इसकी एडेड एडवांटेज हो गई, बिकॉज टूल्स इससे बनाए जा सकते थे। इनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स थी, साथ में एलिफेंट्स भी थे। सो इसकी वजह से ये लोग कॉन्कर करके काफ़ी सारा एरिया इन्होंने अपनी टेरिटरी का एक्सपैंड कर लिया। देन कम्स द डिप्लोमेटिक अलायंसेस। तो डिप्लोमेटिक अलायंसेस में यहाँ पे मैरिज अलायंसेस थे, जैसे कि इस हमें एग्जाम्पल में बताया गया है कि डॉटर ऑफ किंग चेतक ऑफ लिच्छवी क्लैन ऑफ वृजी। हमने अभी पढ़ा कि वृजी वॉज ऑल्सो अ पावरफुल महाजनपद, तो उसका जो किंग था चेतक ऑफ लिच्छवी क्लैन, उसकी जो डॉटर थी दैट शी वॉज मैरिड टू
बिम्बिसार ऑफ मगध। सो ऐसे मिलिट्री अलायंस के साथ साथ में ये लोग मैरिज अलायंस भी करते थे। सो इससे इनको अपनी पावर कंसोलिडेट करने में हेल्प मिलती थी और इनका जो किंगडम थी वो और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो रही थी। द नेक्स्ट रीजन इज अर्बनाइजेशन। सिटीज लाइक पाटलिपुत्र, अभी हमने पढ़ा कि इसकी लोकेशन भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक थी एंड दे इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। सो इसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी थी, साथ में गवर्नेंस वाज वेरी गुड। सो इसकी वजह से यहाँ पे मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस काफ़ी आते थे और इवन दूसरे देशों से भी यहाँ पे मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस आते थे। देन कम्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे क्यों थी? बिकॉज एग्रीकल्चरल सरप्लस था यहाँ पे, फर्टाइल प्लेन्स थे, आयरन अवेलेबल है टूल्स के लिए, तो एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाता था। साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस था और ये ट्रेड रूट्स में भी आता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्क रूट। तो मगध वॉज कनेक्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो यहाँ से ट्रेड भी काफ़ी अच्छे से हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी वेल्थ अक्यूमुलेट की इन्होंने और इनके साथ साथ में इनके पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को फंड करने के लिए भी इनकम आ रही थी। तो आर्मी भी स्ट्रांग थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग थी, गवर्नेंस भी स्ट्रांग थी, इकोनॉमी भी स्ट्रांग थी। सो सभी फैक्टर्स इनके फेवर में थे। देन कम्स द कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। सो मगध एम्पायर में अलग अलग रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का स्प्रेड देखने को हमें मिलता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्कॉलर्स जो थे वो यहाँ पे आने के लिए अट्रैक्ट हुए थे। सो इस तरह से इन रिलीजन्स का भी स्प्रेड हुआ, तो मगध इमर्ज्ड एज अ कल्चरल सेंटर अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे लोग दूर दूर से विजिट करने आते थे। द लास्ट पॉइंट इज डिफीटिंग देयर राइवल्स। सो उनके पास आर्मी स्ट्रांग थी, तो उसकी वजह से अपने नेबरिंग महाजनपद्स को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, उनके अपने राइवल्स को उन्होंने डिफीट किया था। सो थ्रू कॉन्केस्ट एंड स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर वो अपना एरिया ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे थे, अपना कंपटीशन कम करते जा रहे थे और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में उनकी डोमिनेंस हो गई थी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स मगध इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ड्यूरिंग दैट टाइम।